एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज के सेशन में हम लोग संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, किस भाग में कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, उनसे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं और किस अनुसूची में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग फोकस डालेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां से एक या दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, और आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रट जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो देखिए, भाग 1 में क्या दिया गया है। भाग 1 का जो संबंध है संघ और उसका राज क्षेत्र से है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका जो संबंध है आर्टिकल 1 से 4 तक। तो आर्टिकल 1 to 4 तक संघ और उसका राज क्षेत्र दिया गया है और इसका जो संबंध है भाग 1 से है। भाग 2 का जो विषय है वह है नागरिकता, सिटीजनशिप, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 5 से 11 तक। याद रखिएगा, भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल 12 से 35 तक। याद रखिएगा, भाग 3 में मूल अधिकार है और इससे संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 4 में राज की नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं और इसका जो संबंधित आर्टिकल है वह 36 से 51 तक। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र, इससे संबंधित आर्टिकल 1 to 4 है। भाग 2 में नागरिकता है और इससे संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं और मूल अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसके बाद भाग 4 में राज के नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं और इससे संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल 36 से 51 तक। इसके बाद भाग 4A में मूल कर्तव्य दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है और इससे संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल 51A है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। देखिए, कुछ और अगर बात करें तो अगर प्रश्न पूछने की जो शैली होगा वो 3 तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि 1 लाइन स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि संघ और उसका राज क्षेत्र का जो भाग है वो किस भाग में दिया गया है या इससे संबंधित आर्टिकल कितने से कितने तक हैं। एक तरह से यह प्रश्न बन सकता है। दूसरा जो प्रश्न ये बन सकता है कि एक तरफ आपके भाग होंगे, भाग 1, 2, 3 दे दिया जाएगा और दूसरे तरफ आपको सब्जेक्ट दे दिया जाएगा और आपको मिलान करने के लिए पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि एक तरफ आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे और दूसरे तरफ आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे, यानी किस मतलब कि जो सब्जेक्ट है जैसे संघ और उसका राज क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार और राज के नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित जो आर्टिकल होगा 1 to 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 तक, और आपको मिलान करने के लिए पूछा जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। इसके बाद भाग 5 में संघ से संबंधित विषय दिए गए हैं और इसमें 5 अध्याय जो है डिवाइडेड है। 5 अध्याय दिए गए, जैसे अध्याय 1 में कार्यपालिका है, ठीक है, और अध्याय 2 में संसद दिए गए हैं, संसद से संबंधित विषय दिए गए हैं। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दी गई है और अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिए गए हैं। इनसे संबंधित आर्टिकल्स जो है दिए गए हैं भाग 5 में। और जो भाग 5 है, भाग 5 में कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 52 से 151 तक है। याद रखिएगा। भाग 6 में राज्य से संबंधित विषय दिए गए हैं और इसमें भी 6 अध्याय जो है डिवाइडेड है। इसमें 6 अध्याय दिए गए हैं। पहला अध्याय में जो है जनरल दिया गया है जिसका संबंध आर्टिकल 152 से है। अध्याय 2 में कार्यपालिका है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्ति।
अध्याय 5 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय और अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय। देखिए, अगर बात करें तो जो भाग 6 है, भाग 6 का जो संबंध जिस आर्टिकल से है वह है 152 से 237 तक, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो भाग 7 का जो संबंध है किस विषय से है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान यानी 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची के द्वारा निरसित, तो इसको जो है निरसित कर दिया गया है, आर्टिकल 238 है। भाग 8 इसका संबंध है संघ राज क्षेत्र से, तो याद रखिएगा। अगर बात करें तो भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज और भाग 8 में क्या दिया गया है, संघ राज क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल 239 से 242 तक, ठीक है। इसके बाद भाग 9 का जो संबंध है पंचायत से है। भाग 9A जो है इसका संबंध नगर पालिका से है, और भाग 9 जो बी है 9B, इसका जो संबंध है वो है आपका सहकारी समितियों से है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, ऐसी भी संभावना है। तो भाग 9 का जो संबंध है पंचायत से है, इसका जो आर्टिकल है 243 से 243 ऋण तक। भाग 9A का जो संबंध है नगर पालिका से है, और इसका जो संबंध है 243 त से 243 य छ तक, ठीक है, यानी P से ZG तक। और 9 के जो बी है, भाग 9B, इसका जो संबंध है, इसका जो सब्जेक्ट है वह सहकारी समितियां, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वह है 243 ZS से 243 ZT तक। इसके बाद आर्टिकल भाग 10 का जो संबंध है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो भाग 10 का संबंध किस विषय से है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से है, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है 244 से 244A तक, याद रखिएगा। इसके बाद भाग 11 का जो विषय है वह संघ और राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो जो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है इसका जिक्र भाग 11 में किया गया है, और इसमें भी 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में विधायी संबंध है, और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है 245 से 263 तक, याद रखिएगा। इसके बाद भाग 12 का जो संबंध है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, याद रखिएगा। इसमें भी इसको जो है भाग 12 जो है इसमें कुछ अध्याय हैं, जैसे अध्याय 1 में फाइनेंस है, अध्याय 2 में ऋण लेना, अध्याय 3 का जो संबंध है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद से संबंधित है, और अध्याय जो 4 है इसका जो संबंध है और राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार से है। और इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था आप कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसका जो संबंध है भाग 12 का वह है 264 से 300A तक। 300A का जो संबंध है वह है आपका संपत्ति के अधिकार से, इसको स्पेशली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाग 13 का जो विषय है भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, और इसका जो संबंध है अनुच्छेद 301 से 307 तक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो भाग 14 का जो विषय है वह संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है 308 से 323 तक। देखिए, जो भाग 14 है जिसका संबंध संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से है, इसको 2 भागों में यानी 2 अध्याय में इसको डिवाइड किया गया है। अध्याय 1 में सर्विस है और अध्याय 2 में पब्लिक सर्विस कमीशन दिए गए हैं, और इसका संबंध जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का 315 से 323 तक, याद रखिएगा, रट जाइएगा। भाग 14 याद रखिए, भाग 14A में जो है अधिकरण है। क्या है? भाग 14 का जो विषय है वो अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स है, और इसका जो संबंध है 323A से 323B तक। भाग 15 का जो संबंध है इलेक्शन से है, निर्वाचन से है, और इसका जो आर्टिकल है 324 से 329 क तक, 329A तक,
याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। भाग 16, भाग 16 का जो विषय है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। और इससे संबंधित जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 330 से 342 तक है। तो भाग जो 16 है, कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध है, इससे संबंधित उपबंधित किए गए हैं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीयों के लिए। इसके बाद भाग 17, इसके बाद भाग 17 का जो विषय है वह है ऑफिशियल लैंग्वेज से, राजभाषा के बारे में यहां पे जिक्र किया गया है। और अध्याय 1 में इससे जो है अगर बात करें तो 4 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1 में संघ की भाषा है, अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं, इनसे संबंधित उपबंध है। भाग 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की जो है भाषा दी गई है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा। और अध्याय 4 में विशेष निर्देश जो है दिए गए हैं, तो याद रखिएगा। और राजभाषा से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 343 से 351 तक है। इसके बाद अगर बात करें तो भाग 18, भाग 18 का जो संबंध है आपात उपबंध से है, इमरजेंसी प्रोविजन से है। और इसका जो संबंध है 352 से 360 तक, ठीक है। तो 352 का संबंध किससे है, 356 का, 360 का, यानी 352 से 360 तक जो उपबंध है, जो आर्टिकल्स है, जो उसके विषय हैं, ये आपको रट जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद भाग 19, भाग 19 का जो सब्जेक्ट है वो है मिसलेनियस, प्रकीर्ण। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है 361 से 367 तक। इसके बाद भाग 20, भाग 20 में एक ही आर्टिकल है 368 और इसका जो संबंध है संविधान के संशोधन से, इसको ध्यान में रखिएगा। भाग 20 का जो संबंध है संविधान के संशोधन से है और इससे संबंधित जो आर्टिकल है 368। भाग 21 में अस्थायी, परिवर्तित और विशेष उपबंध दिए गए हैं और इसका जो संबंध है आर्टिकल 369 से 392 तक। और भाग 22 में जो विषय दिए गए हैं संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है 393 से 395 तक, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो हमारे संविधान की जो अनुसूचियां हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है ये भी देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप विषय को याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस अनुसूची में कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे फर्स्ट शेड्यूल्ड में यानी प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, तो प्रथम अनुसूची में जो विषय है राज्यों के नाम और उनके राज क्षेत्र, संघ राज क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी राज और उनके राज क्षेत्र से संबंधित प्रथम अनुसूची है और इसका जो संबंध है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल्ड में क्या क्या दिए गए हैं, तो देखिए निम्नलिखित पदाधिकारियों, यानी आप याद रखिएगा जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, राज्य के स्तर पर हो, या सेंटर के लेवल पर हो यानी देश के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पे हो, या सेंट्रल जो मतलब कि प्रमुख अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या मतलब कि जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो आप याद रखिएगा इनके वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान अनुसूची 2 में जो है किए गए हैं। तो अनुसूची 2 में जो यानी सेकंड शेड्यूल्ड में जो विषय हैं, यानी जो पदाधिकारी वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मतलब कि हैं, इनका जो प्रावधान है किन किन का है, इन ऑफिसर्स का नाम याद रखिएगा। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े जो भी प्रावधान है ये भाग 2 में दिए गए हैं। इसके बाद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित जो वेतन, भत्ते, पेंशन है ये दूसरी अनुसूची में है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए देश के स्तर पर राष्ट्रपति हो जाते हैं, राज्य के स्तर पर राज्यपाल होते हैं, यानी जो प्रमुख हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, बहुत सारा मतलब कि जो ये जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं या जो मतलब कि प्रमुख हैं, मतलब कि इनका जो नाम है आप मतलब कि आसानी से याद रख पाएंगे। जैसे लोकसभा के जो हेड होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं या जो उपाध्यक्ष होते हैं, कौन कौन होते हैं, मतलब कि ये जो 2 हैं, इनसे संबंधित जो वेतन, भत्ते, जो पेंशन है,
इनसे संबंधित यह अनुसूची 2 में इनका प्रावधान किया गया है। इनसे संबंधित जो भी वेतन भत्ते पेंशन होंगे अनुसूची 2 में इनका जिक्र किया गया है। राज्यसभा के सभापति होंगे और उपसभापति होंगे, ये 2 प्रमुख होते हैं यानी हेड होते हैं। इनका भागीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राज्यसभा के या लोकसभा के संदर्भ में देखें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के संदर्भ में देखें तो सभापति और उपसभापति। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य के स्तर पे, और राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। ठीक है, इन सभी के जो पेंशन होंगे, वेतन होंगे, जो भत्ते होंगे, वो आपके अनुसूची 2 में शेड्यूल्ड, जो सेकंड शेड्यूल्ड है, इसमें इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, इन सभी के वेतन भत्ते पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान शेड्यूल्ड जो सेकंड है, दूसरी जो अनुसूची है, इसमें किए गए हैं। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो वेतन भत्ता जो पेंशन है, इनसे जुड़े जो प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची में है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल्ड में क्या विषय है? तो जो थर्ड मतलब कि शेड्यूल्ड है, इनका जो संबंध है, जो निम्नलिखित पदाधिकारी हैं, यानी जो दिए गए ये सभी पदाधिकारियों के द्वारा जो है मतलब कि ओथ या प्रतिज्ञान लिए जाते हैं, शपथ लिए जाते हैं, ये दिए गए कि कौन कौन से जो है ओथ लेते हैं यानी शपथ लेते हैं तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। तो ये पदाधिकारी जो है वह संघ के मंत्री होंगे। संघ के मंत्री का जो ओथ है, इसका जिक्र आपका थर्ड शेड्यूल्ड में किया गया है। इसके बाद संसद के चुनावों के जो प्रत्याशी होते हैं, ये भी हैं। संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडलों के चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। देखिए, प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कौन शपथ लेते हैं? तो संघ के मंत्री होंगे, संसद के चुनावों के प्रत्याशी होंगे, संसद के सदस्य होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के सदस्य का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनावों में जो चुनाव के प्रत्याशी होते हैं वो, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल्ड का जो संबंध है राज्यों और संघ राज क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, जो राज्यसभा के लिए जो स्थान है इसका आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद पांचवी अनुसूची का जो सब्जेक्ट है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में दिए गए हैं। तो चौथी अनुसूची का जो संबंध है राज्यसभा के जो सीट होते हैं इनके आवंटन से है, और पांचवी अनुसूची का जो संबंध है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। और छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। तो छठी अनुसूची का जो संबंध है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। सातवीं अनुसूची में क्या दिए गए हैं? तो देखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए मूल संविधान में अगर बात करें तो इस सूची में, यानी अगर बात किया जाए तो संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे, विषय थे। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में अगर बात करें, प्रेजेंट समय में अगर बात करें तो इस सूची में यानी संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 25 विषय हैं, याद रखिएगा। आठवीं अनुसूची का जो संबंध है भाषाओं से है, लैंग्वेजेस से है, और इसमें कितने लैंग्वेज हैं? तो 22 भाषाएं हैं। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, याद रखिएगा। और कब कब किस भाषा को, यानी किस संविधान संशोधन के माध्यम से किस भाषा को जोड़ा गया है, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस करेंगे। तो आठवीं अनुसूची जो 8 शेड्यूल्ड है, इसका जो संबंध है वह है भाषा से। ठीक है,
मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं। ये जो भाषाएं हैं कौन कौन से हैं? असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाल, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। याद रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ा गया। तो याद रखिए, 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को, 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। इसके बाद 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल्ड। 9th शेड्यूल्ड का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इस सूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था और इसका जो उद्देश्य था वह यह उद्देश्य था कि भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों और विनियमों आदि को न्यायालय के जुडिशियल रिव्यू के शक्ति से बाहर किया जा सके। यानी जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने के लिए जो है 1951 में, यानी पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं जो कई संविधान संशोधनों के द्वारा शामिल की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में आया था और इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 4 अप्रैल 1973 यानी 4 अप्रैल 1973 का जो संबंध है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय के तिथि से है। और इस तिथि से यानी 4 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 1973 के बाद जितने भी सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए थे उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, पहले ऐसा नहीं था 1973 से पहले। इसके बाद 10th शेड्यूल्ड, 10वीं अनुसूची, इसका जो संबंध है डिफेक्शन लॉ से है, दल बदल कानून से है। और इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध है। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1985 के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वह है पंचायत के शक्तियों और उत्तरदायित्व से। और इस सूची में पंचायत के लिए 29 विषय हैं और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद 12वीं अनुसूची जो है इसका संबंध नगर पालिकाओं के शक्तियां और उत्तरदायित्व से है और नगर पालिकाओं के लिए इसमें 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची का जो सब्जेक्ट है याद रखिएगा, 11वीं का पंचायत से और 12वीं का नगर पालिका से। जो पंचायत का जो सब्जेक्ट है, यानी इसमें जो कितने सब्जेक्ट है पंचायत से रिलेटेड 29 और नगर पालिका से रिलेटेड 18। और पंचायत से संबंधित जो शक्तियां या उत्तरदायित्व हैं इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? यानी पंचायत का जो सब्जेक्ट है, पंचायत का जो कह सकते हैं जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका है इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, रट जाइएगा। और इसी के साथ आज का सेशन जो है हम लोग समाप्त करते हैं। देखिए, जो संविधान दिया गया है, संविधान एक दृष्टि में है, यानी जितने भी अनुच्छेद है संविधान में उनके मतलब कि सब्जेक्ट दिए गए कि आर्टिकल 1 में क्या है, जैसे संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 2A में सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, ये जो है अब निरस्त है। तो ये प्रत्येक आर्टिकल के जो सब्जेक्ट हैं दिए गए हैं, इसको हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, इसको आप जो है पीडीएफ के माध्यम से या बुक के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें आपको सबसे ज्यादा किस पर विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे अनुच्छेद आपका 1 से 35 तक है,
जो अनुच्छेद 1 से 35 तक है आपको रट जाना है। इसके बाद आप यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपका भाग या अनुसूची 1 है जो इसके सब्जेक्ट है, या भाग 1 से, ठीक है, 1 से लेकर 4A तक, ठीक है, 50 आर्टिकल 51A तक जितने भी आर्टिकल्स हैं आप रट जाइएगा। किस आर्टिकल में कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संघ और उसका राज क्षेत्र, नागरिकता, ठीक है, मूल अधिकार आपको पढ़ना है। इसके लिए आप देख लीजिएगा, बुक ले लीजिए या PDF ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसको भी आप देख लीजिएगा। मूल कर्तव्य जो 51A में दिया गया इसको भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित जो आर्टिकल है, ठीक है। इसके बाद राज्यपाल। इसके बाद अगर बात करें तो जो निर्वाचन है, इलेक्शन, किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो संविधान संशोधन है, जो पंचायतें हैं, नगर पालिका है, अधीनस्थ जो न्यायालय है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद सहकारी समितियों के बारे में भी देख लीजिएगा, यहां से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है इसको भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वित्तीय जो संबंध है, इसके बाद जो बजट है, बजट का जो जिक्र है किस अनुच्छेद में किया गया है इसको भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संपत्ति का जो अधिकार है आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला है कि इमरजेंसी जो आपातकालीन जो प्रावधान किए गए इसको भी आप देख लीजिएगा, जैसे 352 में आपात की उद्घोषणा है, 353 का जो संबंध है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, ठीक है। इसके बाद 356, 357, ठीक है, 354, 358, 59 और 360, इसको आप रट जाइएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट जो है आपका संविधान का संशोधन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वरीयता क्रम, यानी सबसे ऊपर कौन से मतलब कि आते हैं, कौन से यानी व्यक्तियों की रैंक और वरीयता सूची के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुमोदित सारणी है वो इस प्रकार है। तो वरीयता क्रम में आप देख सकते हैं कि इसका जो मतलब कि सबसे सर्वोच्च कौन से होते हैं, कौन अधिकारी होते हैं, और इसके बाद यानी क्रम के अनुसार आपको याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। मैं वैसे इसको इसी सेशन में डील कर देता हूं। आपको जो याद रखना है वो आप 10 तक याद रखिएगा। जैसे सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति, ठीक है, इसके बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। सर्वोच्च के स्तर पर अगर बात करें तो देश का सर्वोच्च जो नागरिक होता है, जो सर्वोच्च पद पर होता है, वो होते हैं देश के राष्ट्रपति। इसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री, और इसके बाद चौथे स्थान पे आते हैं अपने अपने राज्यों के जो अपने अपने राज्य हैं तो वहां के राज्यों के राज्यपाल। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, इसके बाद उप प्रधानमंत्री का स्थान आता है। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, इन दोनों का जो क्रम है वो बराबर है। तो जो प्रश्न होंगे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। इन दोनों का नाम दिया जाएगा या एक का नाम दिया जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि इसमें जो क्रम है आप सजाइए या किस क्रम पे कौन से अधिकारी हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, इन दोनों का जो क्रम होता है सेम होता है। इन दोनों का जो अधिकार है, मतलब कि कह सकते हैं जो दोनों का जो बराबरी है वो अधिकार मतलब सेम बराबरी है। इसके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री और अपने अपने राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये होते हैं 7वें क्रम पे। इसके बाद उपाध्यक्ष नीति आयोग के, पूर्व प्रधानमंत्री, इसमें राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष जो नेता होते हैं ये भी इसी क्रम पे आते हैं। इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत के प्रत्यायित विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत और राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त और अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री। इसके बाद 9वें स्थान पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 9A यानी इसके बाद जो क्रम होगा किसका होगा, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के और मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो क्रम याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 1 से 10 तक याद रखना है। खूब अगर आपको लगता है 1 से 10 मतलब 1 से 10 तक याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति, यानी 5 से 6 क्रम याद रखिएगा। कौन कौन मतलब ऊपर से नीचे तक का जो क्रम है वो किस किस अधिकारियों का है, ठीक है।
बाकी का आप पीडीएफ के माध्यम से या बुक के माध्यम से आप स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद है भारत सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। ठीक है, तो भारत सरकार के जो मंत्रालय है, जो विभाग है, इसके बारे में जो है दिया गया। जैसे 15 अगस्त 1947 को केंद्र में 18 मंत्रालय थे, लेकिन अब जो है भारत में 54 मंत्रालय है। इन 54 मंत्रालय के बारे में दिया गया है। तो आप बताइए कि इसका डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो देखिए, मैं कहूंगा कि अगर आपके पास बुक है तो आप बुक के माध्यम से इसको जो है एक बार मतलब कि ऑब्जर्व कर लीजिएगा, इसको एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका परिशिष्ट से। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे।